सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। आज हम देख रहे हैं ब्लड का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ब्लड का फोर्थ पार्ट। ये लास्ट पार्ट होगा इसका, इसके बाद हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, तो देखते हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग ब्लड सर्कुलेशन क्या है। ब्लड सर्कुलेशन को ही जो है सीवीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या इसे वैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए परमिट करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेट हो, ये सिस्टम यहाँ पर यही करता है। ठीक है, ताकि ब्लड सर्कुलेट हो सके, और उसके बाद में सर्कुलेट क्यों हो सके, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स जो भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, जितने भी हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल या जरूरी तत्व हैं, उनको, ऑक्सीजन को, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को और ब्लड सेल्स को जो है ट्रांसपोर्ट कर सके, ले जा सके। ठीक है, ये सिस्टम यही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कहां से ब्लड सेल्स को, कहां से, सेल से, या फिर सेल तक, या फिर सेल से, ठीक है, बॉडी में। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन होता है ये होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। ठीक है, थ्रू ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं, आर्टरीज और वेन्स होती हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट एंड हेल्प्स इन फाइटिंग डिसीजेस, स्टेबलाइज टेम्परेचर, पीएच एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये होम्योस्टेसिस जो है, होम्योस्टेसिस का मतलब यही होता है कि जो है बॉडी का पीएच मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, अगर कहीं कट हो जाए तो वहां पे क्लॉटिंग हो सके, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना जो है ये इसका काम होता है। और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करा सके, लड़ाइयों से मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत मिल सके, यही जो है ये सिस्टम पूरा प्रोवाइड कराता है। कैसे, देखिए क्या सिस्टम है, ये ब्लड को सर्कुलेट होने देता है, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स मतलब एसेंशियल जो भी जरूरी तत्व हैं, ठीक है, हमारे शरीर के लिए, उनको, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को, ठीक है, और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको सेल तक ले जा सके और सेल से वापस हार्ट तक ला सके। ठीक है, क्यों, ताकि ये वहां पे नरिशमेंट प्रोवाइड करा सके, रोगों से लड़ने के लिए जो है क्षमता वहां पे वो दे सके, और उसके बाद में टेम्परेचर मेंटेन कर सके, पीएच को मेंटेन कर सके। ये सारा काम ये सर्कुलेशन सिस्टम करता है। ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ओके, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन है ये जो है इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, इसका एग्जांपल है क्रैब। क्रैब मतलब आप लोगों ने केकड़ा देखा होगा, केकड़ा। ठीक है, तो केकड़े में जो है जो सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप होता है। ठीक है, और उसके बाद में ऑयस्टर्स, स्नेल मतलब जो आप लोगों ने घेंगा देखा होगा, जिसके ऊपर एक शंख होता है, उसके अंदर से कीड़ा निकलता है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है, स्नेल, उसके अंदर भी जो है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। उसके बाद में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है, ये पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, मतलब जिनको रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो जैसे ह्यूमंस मतलब इंसानों में बंदर, लॉयन मतलब शेर, टाइगर, कुत्ता, बिल्ली, ये जितने भी हैं इन सबको रीढ़ की हड्डी है, ये सब वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो इसमें क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन की। ठीक है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। वैसे देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रकार का है, क्योंकि इसमें कोरोनरी सर्कुलेशन भी आ गया, क्योंकि जो हार्ट को जो नसें या वेसल्स, ब्लड वेसल्स ब्लड प्रोवाइड करा रही हैं, वो कोरोनरी सर्कुलेशन में आ जाता है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दो सिस्टम समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आर्टेरियल सिस्टम क्या होता है और वेनस सिस्टम क्या होता है। ये मैं आप लोगों को पूरे वीडियो में कई बार ये बात बता चुका हूं।
ठीक है, कि आर्टरीज के कौन कौन से भाग होते हैं, मतलब आर्टरीज कैसे कैसे डिवाइड होती है, और वेनस यानी वेन्स कैसे कैसे डिवाइड होती हैं। तो आर्टेरियल सिस्टम में क्या होता है, ब्लड निकलता है एओर्टा से, फिर वो जाता है लार्ज आर्टरीज में, लार्ज आर्टरीज से वो जाता है स्मॉल आर्टरीज में, फिर वो आर्टेरियोल्स में जाता है, और सबसे आखिरी में वो कैपिलरीज में जाता है। वेनस सिस्टम में क्या होता है, यहां से वो बड़ी नस से निकल रहा है, क्योंकि आयोटा जो है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी में। आर्टेरियल सिस्टम में ब्लड निकलता है सबसे बड़े आर्टरी से, लेकिन वेनस सिस्टम में जब ब्लड लौट रहा होता है तो वो सबसे छोटे वाले सिस्टम से लौटता है। मतलब सबसे पहले वो रिटर्न आता है वेन्यूल्स से स्मॉल वेन्स में, स्मॉल वेन्स से वो रिटर्न आता है लार्ज वेन में, और लार्ज वेन से वो रिटर्न आता है वेना कावा में। वेना कावा दो हैं, एक है सुपीरियर और एक है इंफीरियर। सुपीरियर वाला ऊपर वाले हमारे शरीर के ऊपरी भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लाता है, और इंफीरियर वेना कावा नीचे की तरफ से हार्ट की तरफ ब्लड लाता है। ठीक है, तो वेनस सिस्टम में छोटे से बड़े की तरफ जाता है, और आर्टेरियल सिस्टम में बड़े से छोटे की तरफ जाता है। ठीक है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये डायग्राम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लग रहा होगा ये डायग्राम, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूं यहाँ पर कि ठीक से ये कैसे इसमें काम करता है। तो पहले हम लोग देखेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये एक डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इसमें ये जो लाल वाला भाग देख रहे हैं ना आप लोग, जो रेड कलर से बना हुआ है, ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पूरा का पूरा लाल वाला भाग सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, ये अब काम कैसे करता है, अब जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना, सिर्फ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो है ये ब्लड पंप करता है। ठीक है, ये जब ब्लड पंप करता है तो ये एओर्टा की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये ब्लड यहां से पंप करके एओर्टा की तरफ आ गया। एओर्टा जो हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। ओके, ये एओर्टा यहां आता है, और यहां से ये ब्लड सर्कुलेट होकर के हमारे हेड और आर्म्स में, मतलब सर और आर्म्स में, मतलब हाथों में ये सर्कुलेट करता है। ये वाला ब्लड इस तरफ का पार्ट, मतलब अब ये डायग्राम में ऐसे समझाने के लिए है, अदरवाइज हमारे हाथों की जो नसें हैं वो इस तरह से निकल करके हाथों में फैल जाती हैं। ये सिर्फ इजी वे में और किस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है उस तरह से हम लोगों को सिर्फ समझना है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया और ये निकला एओर्टा की तरफ से और ऊपर की तरफ चला गया हेड और हमारे हाथों में। ठीक है, सर में और हाथों में चला गया। तो ये है असेंडिंग एओर्टा। जब मैंने आप लोगों को हार्ट के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एक एओर्टा होता है असेंडिंग एओर्टा जो ऊपर की तरफ जाता है, फिर एक होता है डिसेंडिंग एओर्टा जो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये ब्लड तो ऊपर चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लाल कलर वाला ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो आपको खाली वाला पार्ट दिख रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वाला भाग हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में आएगा, या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन वाला तो इधर का आएगा, ये रिटर्न जब हार्ट की तरफ आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो डिसेंडिंग एओर्टा है ये ऊपर की तरफ गया, और यहां से एओर्टा जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो नीचे की तरफ आता है, और एक उसमें का भाग जो है टूटकर हमारा जो पेट वाला भाग है, बीच वाला भाग हमारे शरीर का पेट है, जहां पे लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, पैंक्रियाज है, ये सब ऑर्गन्स भी हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जिसको कहते हैं हम लोग, इंटरनल ऑर्गन, अंदर के अवयव, तो उनको भी तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तभी वो अपना काम ठीक से कर पाएंगे। तो ये ब्लड आ जाता है इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, और यहीं से उसका एक भाग टूट के चला जाता है हमारे पैरों की तरफ, नीचे पैरों में चला जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो सिस्टम आया है ये कैसे आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने पंप किया एओर्टा की तरफ। ठीक है, एओर्टा से ये डिवाइड हो गया लार्ज आर्टरीज में। ठीक है, लार्ज आर्टरीज से फिर वो और छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो गया, स्मॉल आर्टरीज में, फिर स्मॉल आर्टरीज भी और छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होकर के बन गई आर्टेरियोल्स, और फिर ये आर्टेरियोल्स और छोटी छोटी नसें बन करके कैपिलरीज बना देता है। तो मतलब यहां पर ये जो है ये है कैपिलरीज, ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं ये वाला भाग है कैपिलरीज का। ठीक है, और पूरे ब्लड सर्कुलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है, और हमारे सेल द्वारा बनाया गया वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब चीजों का जो लेन देन होता है पूरे ब्लड सर्कुलेशन में वो सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी के यहाँ पे होता है। ओके, बाकी जगह पे जहां से भी ब्लड जा रहा है वहां पे एक्सचेंज नहीं होता है। कैपिलरीज के अंदर
चैनल्स बने हुए होते हैं जिससे वो इन चीजों का आदान प्रदान वहां पर कर सकती है, ठीक है। इसलिए कैपिलरीज के द्वारा ही जो है चीजों का लेन देन वहां पर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन वो लोग वहां दे देते हैं, ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब जरूरी तत्व वो सेल्स को दे देते हैं कि भाई अब तुम इससे काम चलाओ, और तुमने उसके पास में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो ब्लड वहां से ले लेता है, ठीक है। ये अभी सिस्टमिक सर्कुलेशन चल ही रहा है, ओके। तो ये ब्लड पंप हुआ, आयोटा से ऊपर की तरफ गया और इधर से हमारे शरीर के बीच वाले भाग में आया और इधर से हमारे शरीर के पैर वाले भाग में आया, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीजों का लेन देन होने के बाद में ये वाला जो भाग है यहाँ पर जो है अब हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन था वो निकल चुका है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो छोटे छोटे चीजें दिख रही हैं, ये वाला भाग जो लाल कलर का नहीं है, ये है वेन्यूल्स, ठीक है। ये वेन्यूल्स है, वेन्यूल्स से ब्लड निकलता है रिटर्न ऊपर की तरफ से, जब आता है वेन्यूल्स की तरफ से निकलता है तो स्मॉल आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज से फिर वो बड़ी आर्टरीज में आता है और बड़ी आर्टरीज में आने के बाद में ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये मोटा वाला भाग जो है, ये इतना वाला जो, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये है सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर की तरफ से ब्लड लेकर के आ रहा है और राइट एट्रियम में वो ला करके उस ब्लड को डाल देता है, ठीक है। ये हो गया ऊपर की तरफ का सर्कुलेशन। अब ये वाला जो ब्लड यहां से इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ आया था, यहाँ पे भी सारी चीजों का लेन देन होने के बाद में ये जो वेन्यूल्स हैं, ये वेन्यूल्स में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब ये इंटरनल ऑर्गन्स से क्या होता है कि ये एरो देखिए मैंने डायरेक्शन भी बना रखा है, यहां से ये ब्लड निकल करके आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा। और ये वाला जो पार्ट है नीचे का, ये वाला जिसको मैंने डार्क किया है, ये है इंफीरियर वेना कावा, ओके, ठीक है। ये इंफीरियर वेना कावा है जो नीचे की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर के आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये इंटरनल ऑर्गन की तरफ से आया और इधर से जो ब्लड आया था लेग्स की तरफ, यहां पर भी चीजों का लेन देन हो गया, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम की तरफ आ जाता है, ओके। अब ये राइट एट्रियम में आने के बाद क्या होता है, राइट एट्रियम इस ब्लड को पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। जैसे ही ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ब्लू कलर से दिखा देता हूं, देखिए। अब ये वाला जो ब्लू कलर का ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके, ये राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब ये जो सिस्टम पूरा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ, आयोटा से हेड और आर्म्स में गया हमारे, फिर यहां से निकल करके इंटरनल ऑर्गन लेग्स में, और यहां से निकल करके रिटर्न आकर के राइट एट्रियम, और ऊपर से वाला निकल करके राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से ब्लड पंप हुआ राइट वेंट्रिकल में। यहां पर सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरा खत्म हो जाता है, ओके। ये है पूरा का पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का ये वाला भाग है। इसीलिए क्या है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम कैरी करता है। हाँ, और एक बात, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है इसको ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं, ग्रेटर सर्कुलेशन, बड़ा सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी का मैक्सिमम पार्ट कवर कर रहा है, पूरे बॉडी में ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा ब्लड फ्लो करके ये जो है हमारे बॉडी को ब्लड पहुंचा रहा है, या न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। तो ये ज्यादातर क्या होता है, सिस्टमिक जो है सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होता है, और ये हार्ट से टिश्यूज मतलब हमारे ऑर्गन टिश्यूज सेल की तरफ जाता है, और साथ में क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ रिटर्न लेकर के आता है टिश्यूज के पास में से। टिश्यूज के पास में लेन देन होने के बाद में वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और उसको रिटर्न लेकर के आता है हमारे हार्ट की तरफ। तो ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ये पहले उसको प्रोवाइड कराता है और बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के वो वहां पहुंचता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है कहां से, हार्ट से लेता है, और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल तक पहुंचाता है। वहां पे चीजों का आदान प्रदान होने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो लेकर के फिर निकलता है और हार्ट तक वापस आता है, ठीक है। तो ये हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब आते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ। पल्मोनरी सर्कुलेशन इसका उल्टा है।
पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेकर के जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वापस आएगा, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन को लेसर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्यों? छोटा सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि इसका काम सिर्फ इतना है कि हार्ट से वो ब्लड लेकर के जाएगा लंग्स की तरफ, वहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, वहां पे आदान प्रदान होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स ले लेगा और हम जो सांस छोड़ते हैं उसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है, और जो हम सांस लेते हैं उसमें जो हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया है वो जाकर के वो ऑक्सीजन ब्लड में वहां जाकर के उनको दे देता है, ठीक है। तो लंग्स में जाते हैं ब्लड, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ, और ऑक्सीजन जैसे ही वहां पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है वो रिटर्न आ जाता है हार्ट की तरफ। बस इतना सा सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके अलावा पल्मोनरी सर्कुलेशन में और कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए इसको छोटा सर्कुलेशन या लेसर सर्कुलेशन भी कहा जाता है। तो अब देखिए कैसे होता है। अब अभी तक का जो सिस्टम था वो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया था, पूरा पहुंचा करके राइट एट्रियम से आकर के वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू होगा राइट वेंट्रिकल से। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? ब्लड को पंप मारेगा। अब ये देखिए, ये अगर एरो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लड पंप मारा, यहां से ये ब्लड, ये देखिए यहां से ये ब्लड निकला, यहां से ये चला गया ये इस तरफ। यहां पे देखिए, यहां पे है लंग्स हमारे, ये जो बना हुआ है ये लंग्स है, ठीक है, ये लेफ्ट लंग है, और यहाँ पर राइट साइड में राइट लंग्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये जो आप देख रहे हैं ये जो जा रही है ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जा रही है लंग्स की तरफ, ठीक है। यहाँ लंग्स की तरफ जाने के बाद में ये पूरा का पूरा जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो एक इस तरफ चला गया और एक ब्लड लेकर के इस तरफ राइट लंग्स की तरफ आ गया, ठीक है। ये भी जो है पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और यहाँ पर भी CO2 है इसकी, इसमें पूरा, ठीक है। अब लंग्स की तरफ आया, यहाँ पर CO2 और O2 का, लंग्स में जो एल्वियोलाइज होते हैं छोटे छोटे, जो मतलब पूरा लंग्स के एकदम कॉर्नर में बने हुए होते हैं, क्योंकि उसके ब्रांचेस बनते हैं काफी सारे, और सबसे आखिरी वाला जो पार्ट होता है वो एल्वियोलाई होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज कहां पर होता है, तो लंग्स के एल्वियोलाई में होता है, एल्वियोलाइज में, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को ये वाला पॉइंट नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा नहीं है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वो लंग्स में कहां होता है? लंग्स के एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में जाने के बाद में यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, तो ये ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये लाल वाला भाग जो दिख रहा है ये फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, जो लंग्स की तरफ से वापस यहाँ से होते हुए ये हार्ट की तरफ वापस आता है। यहाँ पर भी सेम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन आ गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और उसको ऑक्सीजन मिल गया, और वो लंग्स की तरफ से वापस आ रहा है, और यहां से वो क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, ठीक है। किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग आप लोगों को दिख रहा है ये पल्मोनरी वेन्स है। यहां पर भी देखिए, ये वाला जो भाग है इसका ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन्स से यहां से ये ब्लड रिटर्न आता है हार्ट की तरफ, और वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद में लेफ्ट एट्रियम फिर से उस ब्लड को पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल फिर से उस ब्लड को पंप कर देता है पूरे बॉडी में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? इसका अपोजिट होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप होता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से वो रिटर्न आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में हार्ट में, ठीक है। बस इतना सा सर्कुलेशन है। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन छोटा सर्कुलेशन है, इसलिए इसको लेसर सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ये इसमें छोटा सा इतना सा पॉइंट है इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सर्कुलेशन समझ में आया होगा ये बड़े वाले डायग्राम से। एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया एओर्टा की तरफ से, असेंडिंग एओर्टा से, ठीक है, ऊपर की तरफ गया। तो याद है मैंने आप लोगों को एओर्टा में एक डायग्राम बना करके बताई थी, जब आपको मैंने हार्ट का जो पहला पार्ट पढ़ाया था हार्ट का, तो उसमें मैंने एक जब एओर्टा बनाया था ऐसे करके बड़ा सा, तो मैंने यहाँ पर 3 ये बनाए थे छोटे छोटे, ओके।
तो ये एओर्टा इस तरह से ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है और इन नसों के द्वारा उसको ऊपर की तरफ लेके चला जाता है, बाकी का ब्लड यहाँ से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये इसमें एक छोटी सी ये था पॉइंट था। अब यहाँ पे वो वैसा डायग्राम नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि ब्लड सर्कुलेशन हो कैसे रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया एओर्टा की तरफ से हमारे सिर में और हाथों की तरफ, वो पूरा सर्कुलेट हो गया। एक आ जाता है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जो हमारा पेट वाला भाग है, बीच वाला भाग है उस तरफ, और एक भाग चला जाता है हमारा पैरों की तरफ। ये यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यहाँ पे होता है। ऑक्सीजन सेल ले लेता है और न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा देता है ब्लड, और उसके बाद में उससे उसका वेस्ट प्रोडक्ट ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और ऊपर से जब वो रिटर्न आता है तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में, और जब इंटरनल ऑर्गन्स और लेग्स की तरफ से आता है तो इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम की तरफ। राइट एट्रियम उसको पंप कर देता है राइट वेंट्रिकल में। यहां तक आते आते ये जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, इसको ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं। फिर उसके बाद में राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ से लंग्स की तरफ। लंग्स में जाने के बाद में ये पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स की तरफ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में छोड़ देता है और ऑक्सीजन ले लेता है, और फिर से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के यहां से रिटर्न आकर के लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम उसको फिर से पंप कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से पंप कर देता है पूरे बॉडी में। अगर आपको इसको, ये तो थोड़ा सा मतलब अच्छी लैंग्वेज में आप लोगों को मैंने समझाया। अगर आपको बहुत ही सिंपल, अगर एक छोटा सा अगर आपको करना है, और अगर आप ये डायग्राम बनाना वैसे थोड़ा सा टफ है, अगर आप लोग मेंस के पेपर में गलती से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है मेडिकल साइंस को लेकर के या मेडिकल को लेकर के, अगर ऐसा कोई ब्लड सर्कुलेशन को लेकर के अगर क्वेश्चन आ जाए और आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए, तो ये डायग्राम बनाने में आप लोगों का टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये डायग्राम आप न बनाते हुए आप लोग एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं थोड़ा सा। तो वो फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से रहेगा, मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट में बना करके दिखा देता हूं, और उसके बाद में जो है ये वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे हम लोग। देखिए सिंपल सा क्या हो रहा है, हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, इसने ब्लड पंप किया, ठीक है, इसने ब्लड पंप किया, ब्लड कहां गया, आयोटा में गया, आयोटा से वो कहां गया, आयोटा से वो 3 डायरेक्शन में जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एक जाता है अपर पार्ट में बॉडी के, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, और उसके बाद में लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक है, इस तरह से। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया एओर्टा, एओर्टा से कहां गया, अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में, लोअर पार्ट में गया। फिर उसके बाद में कैसे गया, एओर्टा से गया वो लार्ज आर्टरीज में, ठीक है, लार्ज आर्टरी, उसके बाद में वो आया स्मॉल आर्टरी में, ठीक है, स्मॉल आर्टरी के बाद में वो आ गया आर्टेरियोल्स में, ठीक है, आर्टेरियोल्स के बाद में आया कैपिलरीज में, ठीक है। कैपिलरीज ही जो है रिस्पॉन्सिबल होती है चीजों के आदान प्रदान के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। कैपिलरीज से आने के बाद में कहां वो आ जाएगा, वेन्यूल्स में, उल्टा चलेगा वो, ठीक है। अब पहले वो बड़े से छोटे में जा रहा था, अब डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे बड़ी आर्टरी वेन तो होगी नहीं, छोटे से ही लेकर के निकलेगा, तो वो लेकर के निकलेगा वेन्यूल्स से, वेन्यूल्स से लेकर के निकलेगा स्मॉल वेन्स में, स्मॉल वेन्स से लेकर के निकलेगा लार्ज वेन्स में, और उसके बाद वो लेकर के निकलेगा वेना कावा, ठीक है। वेना कावा में क्या होगा, यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है, मतलब सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, ठीक है। और वेना कावा से वो कहां रिटर्न आ जाएगा, हार्ट में रिटर्न आ जाएगा, लेकिन हार्ट में रिटर्न कहां आएगा, वो राइट एट्रियम में रिटर्न आएगा, ठीक है। और राइट एट्रियम उसको फिर से पंप कर देगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये हो गया एकदम ही कॉमन भाषा में, ठीक है। इसमें आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन सिर्फ ज्यादातर इसमें शो हो रहा है, इसमें आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन का एक डायग्राम या एक फ्लो चार्ट। इसको अगर आपको अच्छे से बनाना है तो इसमें आप लोग बीच में यहाँ पे लंग्स को भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें ऐसा करें कि हार्ट ने लंग्स की तरफ ब्लड पंप किया दोनों, वहां पे वो ऑक्सीजन लेकर के निकला अयोटा से, फिर उसके बाद में लार्ज आर्टरी में, स्मॉल आर्टरी में, उसके बाद में आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स, फिर उसके बाद में कैपिलरीज में, फिर उसके बाद में कैपिलरीज से वो निकला वेन्यूल्स से, वेन्यूल्स से निकला स्मॉल वेन्स में, स्मॉल वेन्स से निकला वो लार्ज वेन्स में, फिर यहां से निकला वेना कावा, और वेना कावा से वो रिटर्न आ गया हार्ट में। यहाँ पे एक लंग्स आप ऐड करके इस तरह का भी एक फ्लो चार्ट बनाइएगा। ये फ्लो चार्ट में कैसा है कि ये फ्लो चार्ट में आप लोगों का समय बहुत ज्यादा बच जाएगा अगर मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो। अदरवाइज अगर, क्योंकि ये डायग्राम काफी टफ है, ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ ये तो समझाने के लिए, क्योंकि ये डायग्राम से कैसे समझ में जल्दी आ जाता है, फ्लो चार्ट से भी समझ में आता है, लेकिन आप लोग ये इमेजिन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये डायग्राम भी बना दी। ठीक है, तो ये था ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं जो मैं आप लोगों को इसके पहले के वीडियोस में भी, ब्लड के जो मैंने पहले के भी जो पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दूंगा और वो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। मैं आई बटन में भी आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने बार बार आप लोगों को कुछ चीजें समझाई हैं, तो वो चीजें यहाँ पर भी मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों का एक छोटा सा रिविजन भी हो जाए उसके अंदर। ठीक है, रिवीजन कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने देखा है कि आर्टरी, ठीक है, और वेन्स, ठीक है, आर्टरी और वेन्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो देख लेते हैं छोटा सा रिवीजन। आर्टरी क्या कैरी करके लेके जाता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाता है, O2 ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है। ये क्या लेके जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड ज्यादा होता है। ठीक है, आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है, और वेन्स में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mmHg के आसपास होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को जब बीपी का बताया था तो ये सिस्टोलिक है और ये डायस्टोलिक है, क्योंकि पंप कर रहा है। ठीक है, पंप करने के टाइम पे जो आता है वो सिस्टोलिक है, और रिसीव करने के टाइम पे जब आता है तो वो डायस्टोलिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद में अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वाले पार्ट्स में भी कि आर्टरीज में वैल्व्स नहीं होते हैं, इसमें ब्लड सीधा सीधा फ्लो होता है, वैल्व्स इसमें नहीं होते हैं, लेकिन वेन्स में वैल्व्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड का जो फ्लो है वो काफी, मतलब जो प्रेशर के हिसाब से भी अगर आप सोचेंगे तो ये 120 का प्रेशर है, ये 80 का प्रेशर है, तो इसका मतलब वेन्स में से जब ब्लड रिटर्न आ रहा होता है तो उसका प्रेशर कम होता है, इसीलिए कहीं वो वहीं पे रुक न जाए या फिर नीचे की तरफ वापस न चला जाए, इसलिए अगर मान लीजिए ये वेन्स है तो इसके अंदर इस तरह से ऐसे वैल्व्स लगे होते हैं ताकि ब्लड अगर इधर जाएगा तो इधर ही जाएगा, रिटर्न नहीं आ पाएगा। और आर्टरीज में कैसा है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, वो फ्लो करके निकल जाता है। ठीक है, तो वेन्स में वेल्व होते हैं और आर्टरीज में वेल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब इनका जो आर्टरी का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, और ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर की होती है या फिर पर्पल कलर की होती है। ठीक है, वेन्स ये रेड कलर की होती है और ये ब्लूइश या फिर पर्पल कलर की होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, आर्टरीज जो है, ठीक है, अब इसमें एक और चीज क्या है, आर्टरी का मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टरी क्या करता है, जो आर्टरी है वो हार्ट में से निकल कर जा रही है बॉडी की तरफ, ये जा रहा है हार्ट टू बॉडी। ठीक है, लेकिन वेन्स क्या कर रहा है, ये वेन्स रिटर्न आ रही है हार्ट की तरफ, मतलब बॉडी टू हार्ट। ठीक है, बॉडी टू हार्ट। ठीक है, ये इसके अंदर एक चीज है। उसके बाद में ये जो आर्टरी होता है, इसकी जो वॉल होती है, वॉल का मतलब मान लीजिए अगर ये आर्टरी है हमारे शरीर में, तो ये जो है, ये वाला भाग, ये इसकी दीवार है, मतलब ये इसकी वॉल है। तो ये जो वॉल होती है ना, ये मोटी होती है इसकी। ठीक है, ये वाली वॉल इस तरह से मोटी होती है, मतलब थिक होती है, थिक, हाँ, मोटी होती है। और
ये जो वेन्स होती हैं, वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है, थोड़ी सी मतलब पतली होती है, इसके मुकाबले इसकी वॉल पतली होती है, ठीक है। और उसके बाद में जो आर्टरीज है, मैं आप लोगों को शायद एक चीज बताना भूल गया। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया था बीच में, मान लीजिए ये जो आर्टरी है ये इस तरह से है कुछ, है ना, इसी तरह से होता है, पाइप के जैसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ये, है ना, किसके जैसा है, ट्यूब के जैसा, या फिर किसके जैसा, पाइप के जैसा है, पाइप। तो इसका ये जो मुंह है ना, ये वाला मुंह, ये खोखलापन जो अंदर जिसके ब्लड जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ल्यूमेन, ल्यूमेन, ठीक है, इसको ल्यूमेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आर्टरीज हैं, तो ये आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन, ठीक है, इसका जो ल्यूमेन होता है वो स्मॉल होता है, किसके कंपेयर में, वेन के कंपेयर में। तो इसका जो ल्यूमेन होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज हम समझ सकते हैं कि ये जो 120 प्रेशर आ रहा है ये इसकी वजह से भी आ सकता है। अगर आप किसी पाइप में से अगर आप पानी अगर बाहर निकालें, अगर आप पाइप का मुंह छोटा कर दें, मतलब उसका जो पाइप का जो मुंह है वो ल्यूमेन है, अगर आप उसको प्रेशराइज करने के लिए अगर ऐसे हाथ से दबा दें तो देखिए पानी दूर तक जाता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरीज में, पूरे बॉडी में उनको ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक, सेल्स तक ऑक्सीजन लेके जाना है, न्यूट्रिएंट्स लेके जाना है, ठीक है। तो उनको फटाफट पहुंचाना है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, क्योंकि अगर हमारे शरीर के ऑर्गन्स मतलब अवयव हैं, जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, अगर उनको भूखा रखेंगे तो वो काम कैसा करेंगे, मतलब वो उतना फुर्ती से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वाली प्रोसेस जल्दी होनी चाहिए, शायद इसीलिए भी मतलब ऑटोमेटिकली भगवान ने या नेचर ने आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो छोटा बना दिया ताकि ब्लड प्रेशर से जा सके। तो ये 120 प्रेशर उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, एक मतलब लॉजिक है छोटा सा। और इसका जो ल्यूमेन है वो बड़ा है और वो 80 mm जो उसका प्रेशर है उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि एक तो वो ल्यूमेन बड़ा है, ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, इतना घूम के आने के बाद में वहां पे फ्रिक्शन तो होगा ही, घर्षण तो हो ही रहा है ना। ये जो वेन गई हुई है इसमें से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये इसकी वॉल जो है, दीवार नसों की, इस पे वो इसका घर्षण तो हो ही रहा है ना, उस घर्षण के कारण भी इसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और इसका ल्यूमेन बड़ा रहता है, इसका मुंह बड़ा रहता है, इस वजह से जो है इसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और सबसे आखिरी एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐसा कि ये जो आर्टरी होती है, आर्टरी इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, ये मोर इलास्टिक होता है, ठीक है, ये जो है मोर इलास्टिक, मतलब अगर आप इसको रबर की तरह खींचेंगे ना तो इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, ये तन सकता है, ठीक है। और ये जो होता है ये लेस इलास्टिक होता है। वैसे इतना छोटा जाकर के शायद ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए आर्टरी जो है मोर इलास्टिक होती है और वेन्स जो है लेस इलास्टिक होती है। इसको तानेंगे तो आप उतना नहीं तनेगा, जल्दी टूट सकती है, ठीक है। और ये होता है। और हाँ, आर्टरीज जो है हमारे डीप इनसाइड बॉडी में होती है, डीप इनसाइड द बॉडी, डीप इनसाइड दी बॉडी। और ये जो वेन्स होती हैं ये हमारे बॉडी के सुपरफिशियल ज्यादा रहती है, सुपरफिशियल मतलब ऊपर की तरफ से। हमारे हाथों में जो नसें ये उभर के दिखती है ना, ये जो नसें दिखती हैं ये नसें आर्टरीज नहीं है, ये वेन्स हैं, ठीक है। और आप उनको देखिए तो हल्की सी वो हरे हरे रंग की दिखती हैं या ब्लू कलर की दिखती हैं, क्यों, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ रिटर्न जा रहा होता है, ठीक है। तो वो सुपरफिशियली होती हैं और ये डीप इनसाइड होती है। क्यों, इनको इसलिए ज्यादा सुरक्षा देनी है, एक तो ये इतने प्रेशर से बह रही है, अगर गलती से आर्टरी कट रही तो सोचिए कितना फुवारे की तरह ब्लड बाहर निकलता है, बहुत ही प्रेशर से ब्लड बाहर निकलता है। अगर आप लोगों ने कभी किसी बकरे को कटते हुए देखा होगा या मुर्गे को कटते हुए देखा होगा, जब उसकी गर्दन काटी जाती है तो देखिए एकदम से जो है ब्लड पूरा ऐसा फेंकता है, एकदम ऐसे दूर तक फेंकता है। क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है, वो आर्टरी को ही पहले काट देता है उसके, ठीक है। तो इस वजह से जो है
जो वो है उनको ऑटोमेटिकली नेचर ने या भगवान ने ऐसा सिचुएट किया कि वो डीप इनसाइड द बॉडी, मतलब मांस के अंदर हड्डी के पास आराम से वहां से वो बहती है, ठीक है, वहां से जाती है, मतलब उसके अंदर से ब्लड बहता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा सुपरफिशियल होती है, इसलिए भी कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो सोचा होगा नेचर ने कि भाई इसको सलाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे लगाएंगे, इतना डीप तो कोई सुई अगर अंदर डालेंगे तो तकलीफ भी होगी और नस दिखेगी तो ही उसमें सुई डाल सकेंगे, इसलिए भी शायद ये सुपरफिशियल ज्यादा रहती है। और ये कट भी अगर जाए तो इसमें से बहुत ज्यादा फोर्स से ब्लड नहीं आता क्योंकि इसका प्रेशर वैसे भी कम होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो लगभग आप लोगों के कवर हो चुके हैं, ठीक है। आर्टरीज और उसके मुंह को ल्यूमेन कहा जाता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ये सब आप लोगों का हो चुका है, ठीक है, ठीक है। दो चीजें अभी और यहां पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। एक इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, आर्टरी की इलास्टिसिटी, और एक बीमारी है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नाम का एक बीमारी होता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो ये बीमारी है ना, ये क्या करता है, मान लीजिए कि जैसे ये हमारी आर्टरी है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आर्टरी में होगा, इसका नाम ही है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टेरियो मतलब आर्टरी में होने वाला स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है कि इसकी ये जो वॉल होती है ना, ये दीवार, ये और भी ज्यादा मोटी हो जाती है, ठीक है, और भी ज्यादा मोटी हो जाती है, और भी ज्यादा थिक हो जाती है एकदम, ठीक है, बहुत ज्यादा थिक हो जाती है ये। और मोटी होने के बाद में क्या होता है कि इसमें हार्ड हो जाती है ये, मतलब कड़क हो जाती है एकदम, बहुत ज्यादा इसकी कड़क हो जाती है। और कड़क जो है हार्डनेस, हार्डनेस, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो ये जो आर्टरी था ये मोर इलास्टिक था, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये लेस इलास्टिक हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होगी और अगर ये इसकी वॉल और मोटी हो गई और अगर ज्यादा हार्ड हो गई तो जो ब्लड फ्लो है क्या वो ठीक से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और उसके बाद में एक बीमारी आती है डीवीटी। डीवीटी ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जब मैं आप लोगों को ब्लड पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को एक डिसीज के बारे में बताया था, थ्रोम्बोसिस। मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हिपैरिन है जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है। वो आप पुराने वाले वीडियो में जाकर के उसका सारा डिटेल देख सकते हैं। लेकिन अगर हिपैरिन का अगर लेवल हमारे शरीर में कम हो जाए तो उससे जो है हमें थ्रोम्बोसिस नाम का एक बीमारी हो जाता है, जिससे ब्लड के जो क्लॉट है, ब्लड का जो थक्का है, खून जो जम जाता है वो शरीर के अंदर ही जमना चालू हो जाता है, जिसे कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो इस बीमारी का नाम होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। डीप वेन मतलब जो अपने हमारे अंदर की जो अंदरूनी वेन होती है, लार्ज वेन, ठीक है, लार्ज वेन और थोड़ी सी जो स्मॉल वेन्स होती हैं, इसके अंदर आकर के इसमें जो है ये ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये एक वेन है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या होता है कि ये यहीं पे क्लॉट हो जाता है। अब यहाँ पे तो ये जगह छोटी हो गई, तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होगी। कभी कभी क्या होता है कि ये ब्लड क्लॉट इतना बड़ा होता है कि ये पूरी की पूरी नस को ही ढक देता है, ठीक है, ये पूरी की पूरी वेन ही ब्लॉक कर देता है, पूरी तरह से टोटली ब्लॉक, टोटल ब्लॉकेज, ठीक है, टोटल ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आगे हो ही नहीं पाता है। अगर ये ब्लड फ्लो आगे हो ही नहीं पाएगा तो हार्ट तक रिटर्न कैसे आएगा, रिटर्न हार्ट तक नहीं आएगा तो लंग्स तक कैसे जाएगा, लंग्स से वो ऑक्सीजन लेकर के फिर पूरे शरीर तक कैसे पहुंचाएगा। चलिए, अगर ये हाथ में पैर में कहीं हो गई तब भी ये उतनी ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस समय इतना खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर यही थ्रोम्बोसिस, यही जो ब्लड क्लॉट है, अगर ये ब्लड क्लॉट थ्रोम्बोसिस का
अगर ये हार्ट की मसल हार्ट की वेन में हो जाए तो, हार्ट की वेन में अगर ब्लॉकेज अगर क्रिएट हो गया तो, टोटल ब्लॉकेज अगर हार्ट की वेन में हो जाए तो हार्ट को तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए गलती से ब्लड क्लॉट छोटा है और अगर वो वहां पे कहीं अटैच नहीं है दीवार से, अगर वो बीच में जम गया है तो वो क्लॉट पूरे ब्लड के साथ पूरे शरीर में घूमता रहता है। और जो छोटे छोटे हमारे वेन्यूल्स हैं, कैपिलरीज हैं, या फिर ये जो चीजें आती हैं जो इनका साइज छोटा होता है, अगर ब्लड क्लॉट का साइज जितना रहेगा उस हिसाब से अगर ब्लड क्लॉट इतना बड़ा है कि वो वहां जाके पूरा ब्लॉक हो सकता है, तो वो जाकर के वेन्यूल्स को या फिर स्मॉल वेन्स में भी जाकर के वहां अटक सकता है। और हमारे हार्ट में भी वेन्यूल्स होती हैं, स्मॉल वेन्स होती हैं, तो ये ब्लॉकेज वहां पे भी जाकर के अटक सकता है और हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं जिसको मायोकार्डियम कहते हैं उसकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि अगर हमारे शरीर हमारे हार्ट की मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मसल तो डेथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे ही सारा खेल है, न्यूट्रिएंट्स पे सारा खेल है। अगर उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, अगर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले ही नहीं पाएगा, ब्लड वहां से फ्लो ही नहीं हो पाएगा, तो हमारे हार्ट की मसल्स उसकी डेथ हो जाएगी या हार्ट की मसल्स मर जाएंगी, वो ठीक तरह से अपना काम नहीं कर पाएंगी, हार्ट ठीक से ब्लड ही नहीं पंप कर पाएगा। मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेशन वहां पे आ सकते हैं इस ब्लॉकेज की वजह से। तो ये ध्यान में रखना है कि डीवीटी करके, डीप वेन थ्रोम्बोसिस करके एक बीमारी होती है जो हो जाती है और वेन्स में होती है, ठीक है। आर्टरीज में होने वाली जो डिसीज है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, और वेन में होने वाली बीमारी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो ये था पूरा ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पे ये आप लोगों का ब्लड सर्कुलेशन का फोर्थ पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, होप आप लोगों को ये सारे पार्ट्स पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोग जो है अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप लोगों को अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया है तो मैं वहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। तो और अगर और किसी टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आप लोग तैयारी कीजिए, अभी आपके 11 तारीख के एग्जाम के लिए अच्छे से, घबराइएगा मत, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट होकर के पेपर दीजिए। और जो है आप सभी को मेरी तरफ से अभी 11 तारीख के एमपीएससी ग्रुप बी के एग्जाम के लिए सबको ऑल द बेस्ट। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं घबराइएगा बिल्कुल मत, सब अच्छा होगा, बस प्रिपेयर होकर के जाइए, बाकी सब ठीक होगा। तो ऑल द बेस्ट सबको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।